वेरी कूल एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे फर्दर टॉपिक को, दैट इज़ द रेस्पिरेशन। कल के क्लासेस में आप लोगों ने ये चीज़ देखा कि हमने उस चैप्टर लाइफ प्रोसेसिंग चैप्टर का एक कंप्लीट पोर्शन वहाँ पे उसको फुल किया था, दैट इज़ द डाइजेशन का प्रोसेस, ओके, न्यूट्रिशन, और हमने इसको कम्प्लीटली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और डेंटल कैरीज के साथ उस टॉपिक को वहाँ पर एंड किया। होप सो कि वहाँ तक के सिलेबस को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। और प्लीज़ डू लर्न, जितने भी टॉपिक्स अभी तक पढ़ लिए उसको बिल्कुल नोट्स बना के नहीं रखना है, और उसको आपको याद भी करना है। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का एक नेक्स्ट पोर्शन हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ द रेस्पिरेशन का प्रोसेस। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? सी, जितने भी हम लोग फूड मटेरियल्स इनटेक करके डाइजेशन के प्रोसेस के बाद उसको हमारे बॉडी में एज अ सिंपल लिविंग फूड के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज के फॉर्म में, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट करके ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी को रिलीज करता है। और इसी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू लिबरेट द एनर्जी मॉलिक्यूल्स को हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस से नाम से जानते हैं। वाई देयर इज नीड ऑफ रेस्पिरेशन? क्योंकि देखिए, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो टूट करके ब्रेक डाउन हो करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और फिर लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज आउट करते हैं, जो कि एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में आता है। अल्टीमेटली लास्ट जो इसका फॉर्म होता है एनर्जी का, दैट इज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो रेस्पिरेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, जो कि हमारे बॉडी से एक्सेल्ड आउट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल जो कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड अ लॉट ऑफ मोर एनर्जी जो कि एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। अब ये एनर्जी क्या होता है, वो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इसी से हम अपने सारे बेसिक रूटीन को फॉलो करते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ जो होते हैं एटीपी या जो स्टोर्ड एनर्जी होते हैं, वो एनर्जी जो होते हैं वो हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं, स्टोर्ड हो जाते हैं। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। अंडरस्टूड? इसको और आगे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप ये जानो व्हाट इज रेस्पिरेशन। अंडरस्टूड? देखिए, यहाँ पर दो पॉइंट्स आते हैं, ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन। डोंट गेट कंफ्यूज, ये दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एक्चुअली ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्या होता है इनमें ये समझिए, ब्रीदिंग इज द ओनली एंड ओनली द प्रोसेस इन विच वी इनटेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ठीक है, एंड लिबरेट आउट द कार्बन डाइऑक्साइड अगेन टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जब यही ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन। इसके बाद एक अनदर पॉइंट आपको जानना है कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे ब्रीदिंग के प्रोसेस के, रेस्पिरेशन का प्रोसेस और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। कैसे? फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में वो फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन को लिबरेट आउट करते हैं। अंडरस्टूड? लेकिन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं और ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट आउट करते हैं। तो दो प्रोसेस हैं यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस और हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं कि किस तरह से जब हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं, प्लांट्स हुए, अदर एनिमल्स हुए, इनमें जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो जो एनर्जी है वो कैसे स्टोर्ड हो जाते हैं, किस फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। ये तो आप जान रहे हो कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, लेकिन ये एटीपी बनता कैसे है या फिर ये टूटता कैसे है, इसको आप लोग को थोड़ा सा आइडिया रखना है। सी, यहाँ पर आपको 3 टर्म्स याद होने चाहिए। फर्स्ट वन इज द एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जो कि हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होता है, फूड मॉलिक्यूल्स के टूटने की वजह से एडीपी प्रेजेंट होता है, जो कि लो एनर्जी कंटेंट होता है, इसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वो हमें प्रोड्यूस नहीं करवाता है। सेकेंड वन इज द एटीपी, जिसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, और यही एडीपी किस में कन्वर्ट होता है, एटीपी में। कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगी।
लेकिन दूसरा टर्म आपको क्या याद रखना है, ADP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हाई एनर्जी कंटेंट होते हैं। एंड द थर्ड वन इज द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको PI से इंडिकेट किया जाता है। अब देखिए होता क्या है, ADP जो होता है वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी स्टोर होता है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है तो ADP क्या करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ADP एडिनोसाइन डाई, यानी कि इस पर 2 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट और जुड़ कर है तो वो क्या हो जाता है, ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट इसके में हो जाते हैं। तो ये ATP जो होता है हाई एनर्जी कंटेंट होता है, जो हमारे सेल्स में क्या होते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। जब हमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना होता है, जब हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो यही ATP क्या होता है, ब्रेक डाउन हो करके ADP में कन्वर्ट हो जाता है और फॉस्फेट को रिलीज कर देता है और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। अबाउट एक ATP जब ADP में फिर से कन्वर्ट होकर एनर्जी को रिलीज करता है तो वो 30.5 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी को लिबरेट करता है, एक ATP मॉलिक्यूल। तो यू कैन इमेजिन कि हमारे बॉडी में ATP का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि एक ATP मॉलिक्यूल जब एनर्जी को रिलीज करता है, जब वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है तो वो 30.5 किलो जूल एनर्जी को रिलीज करता है। वन मोर थिंग कि आपको ये याद रखना होगा कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे सेल्स में होता है। दैट्स वाई इसे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं कहीं भी ये क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इट इज नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस को ही डिनोट करता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे नोट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ह्यूमन बींग्स में या प्लांट्स में, तो कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जिसको लेकर के आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो उसको पहले ही एक नोट के थ्रू आपके बुक्स में भी अवेलेबल होंगे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करके, और उसको मैंने यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है जो PDF के थ्रू आप तक पहुँचेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर हमारा क्लास एंड होगा। सबसे पहली चीज़ आप जाने, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। क्या होता है, C6H12O6। ये 6 कार्बन कंपाउंड, इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट, ATP में कन्वर्ट नहीं होता है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। सबसे पहले ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। किसमें, पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में होता है, पायरुविक एसिड में। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, लाइसिस में ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड, दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कन्वर्ट होता है। अब ये पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। ग्लूकोज कितना था, 6 कार्बन कंपाउंड। जब वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हुआ, 3 × 2 6, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब ये पायरुवेट डिपेंड करने लगता है, इसका जो कंप्लीट पायरुवेट का फॉर्मेशन कैसे होगा डिपेंड करेगा कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट बन रहा है या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अगर सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो पायरुवेट जो बना, ग्लूकोज से पायरुवेट जो बना, पायरुविक एसिड जो बना, वो कंप्लीटली टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी में रिलीज आउट हो जाता है। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है सेल में तब। और अगर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है हमारे सेल में, बिना ऑक्सीजन के जब ये प्रोसेस होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होने लगता है, तो वो किसके फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर पायरुविक एसिड तो बनता है। और पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, आपका एसिटिक एसिड में, सॉरी इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, या फिर वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये टर्म्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहला टर्म कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, पहला स्टेप तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड में, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब पायरुविक एसिड जब एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है हमारे बॉडी में, तो उसमें 2 केसेस होते हैं। अगर हमारे सेल्स में ऑक्सीजन है, अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है, तो वो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी को रिलीज करता है, ATP को। लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, एनारोबिक, जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, तो वो इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, या फिर एक अनदर केस होते हैं जिसमें वो लैक्टिक एसिड को रिलीज करता है। और जो ATP रिलीज होते हैं इस फॉर्म में, वो बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होते हैं।
तो ये 2 पॉइंट्स आपको एकदम याद होने चाहिए, क्योंकि जो अपकमिंग क्लास है, कल जो मैं आपके साथ क्लास डिस्कस करूँगी वहाँ पर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, दैट इज द एरोबिक एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वो इसी फेट पर डिपेंड होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है। होप सो कि आपने इस क्लास को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। कल हम मिलेंगे हमारे एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।